Good morning, students. Today we are going to study 13th chapter of Science of Class 8 NCERT textbook, and the name of the chapter is Light. So, children, I want to explain you first why we are studying this chapter. Light chapter is very necessary because this is creating one of the senses in our body. Like, for example, visual effect is created with the help of light only. मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ देखनी है इस पूरे वर्ल्ड में, या ऐसा कहूँ कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो आप इसीलिए देख पाते हो क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है. बट उससे पहले आई विल टेल यू, लाइट्स आर कमिंग फ्रॉम टू सोर्सेस. वन इज़ आर्टिफिशियल and one is natural. Natural source, you already know, sunlight and moonlight are the natural sources of light. उसके अलावा artificial sources of light can be many. Okay, sources in the sense जहाँ से light हमें मिल रही है. So artificial sources हमारे पास बहुत सारे हैं. ट्यूब लाइट है, बल्ब लाइट है, और LED लाइट्स हैं, and many plenty and different kinds of light which are man-made and which are present in an artificial form with us. Now, whatever the type of light is, चाहे लाइट आर्टिफिशियल हो या फिर लाइट नेचुरल हो, बट लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे गिर रही है तो ही वो ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ visual effect by which you are able to see any kind of object. Okay, so किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट इज़ वेरी नेसेसरी. से फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है. ओके, आप इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, लेकिन आप इस ऑब्जेक्ट को इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट इस पर गिर रही है. सो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का फिनोमेना ये होता है, फिनोमेना मतलब प्रोसेस ये होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर लाइट फॉल हो रही है कहीं से भी, चाहे वो सनलाइट है, चाहे वो ट्यूब लाइट है, बल्ब लाइट है, वॉट एवर. ओके, सो लाइट इज़ फॉलिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट. अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकरा के और किसी दूसरे डायरेक्शन में ट्रैवल करे, और वो डायरेक्शन में ट्रैवल करने के बाद वो लाइट आपके आईज़ में गिर रही है, तो ही वो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, राइट? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ अ चार्जर. ये एक ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस से उसके ऊपर लाइट गिर रही है, और उसके सरफेस पे लाइट टकरा के कोई इधर जा रही है, 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 क्योंकि उसका सरफेस ऐसा है कि कोई भी लाइट उस पर गिर रही है तो वो टकरा के इधर उधर मल्टीपल डायरेक्शंस में जा सकती है. लेकिन उसी मल्टीपल डायरेक्शन में जाने के प्रोसीजर में कुछ लाइट उससे टकराने के बाद आपकी आईज़ में गिरेंगी, और क्योंकि लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकरा के आपके आईज़ में भी एंटर हुई है, इसीलिए ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज आपके आईज़ में बनेगी, और तब आपको पता चलेगा कि आपने अभी अभी एक ऑब्जेक्ट देखा. और उसके बाद जब इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे आईज़ में बन जाएगी, सो हमारे आईज़ में ही एक ऐसी नर्व होती है, नर्व मतलब एक ऐसी नस होती है जो ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती है कि अभी आपने कौन से ऑब्जेक्ट की इमेज देखी. फिर उस ऑब्जेक्ट की इमेज को हमारा ब्रेन आइडेंटिफाई करता है, और फिर हमें पता चलता है कि हमने अभी अभी एक चार्जर देखा, राइट? सिमिलरली, दिस इज़ अनदर ऑब्जेक्ट, दैट इज़ पेन. लाइट इज़ नेसेसरी टू फॉल ऑन दैट ऑब्जेक्ट. लाइट इसके ऊपर गिरेगी, इसके सरफेस से टकरा के इधर उधर सभी डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन उस सभी डायरेक्शन में जाने के दौरान कुछ लाइट इसके ऊपर टकराने के बाद आपके आईज़ में एंटर होनी ज़रूरी है,
क्योंकि ऑब्जेक्ट को टकरा के जो लाइट हमारी आइज़ में जाएगी वही लाइट उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे आइज़ में क्रिएट करेगी। और जैसा कि मैंने आपको भी प्रीवियसली बताया कि हमारे आइज़ में एक ऐसी नर्व है, एक ऐसी नस है जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिक वर्ड जहाँ पे भी आता है वो आइज़ से रिलेटेड चीज़ों के लिए आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई चश्मा ख़रीदने या गॉगल्स ख़रीदने या लेंसेस ख़रीदने की दुकान पे जाएंगे या स्पेक्टिकल्स ख़रीदने की शॉप पे जाएंगे तो वहाँ ऑप्टिकल्स या ऑप्टिक्स ये वर्ड ज़रूर यूज़ होते हैं, क्योंकि ये एक साइंटिफिक वर्ड है विच इज़ रिलेटेड टू द आइज़। इसीलिए आइज़ में ये जो नर्व होती है उस नर्व का नाम भी ऑप्टिक नर्व है। सो ये ऑप्टिक नर्व आपकी आइज़ में से इमेज को कैरी करती है और कैरी करके ब्रेन तक ले जाती है। ठीक है, सो से फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी आइज़ है, मैंने काफ़ी गंदा बनाया है, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, और ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, जब इस पे लाइट गिरेगी और इससे टकरा के कुछ लाइट आइज़ में एंटर होंगी तो ही इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे आइज़ में बनेगी। और ऐसे चारों तरफ सोर्सेज हैं लाइट्स के, आपके आजू बाजू बल्ब जल रहे हैं, ट्यूबलाइट जल रही है, विंडो ओपन है, नेचुरल लाइट आ रही है, वो सारी लाइट्स इसके ऊपर रैंडमली गिरती रहती हैं। आपके क्लास में भी, आपके सराउंडिंग्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, स्मार्ट बोर्ड, टेबल, डस्टर, राइटिंग पैड, वॉल, विंडोज़, योर बैग, योर बॉटल्स, उन सब मटेरियल के ऊपर चारों तरफ से रैंडम लाइट्स गिर रही हैं। ओके, और गिरने के बाद उनके सरफेस से टकरा के इधर उधर जा भी रही हैं। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली पूरे दिन चल रहा है। ओके, लेकिन आपको वो दिख नहीं रहा क्योंकि लाइट आर इन द फॉर्म ऑफ रेज, वो अपना काम कर रही हैं लेकिन वो आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि ये प्रोसेस कंटिन्यू पूरे दिन चल रहा है। और वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लाइट टकराने के बाद, जो ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद लाइट आपकी आइज़ में गिरेगी वो ऑब्जेक्ट्स की इमेज आँखों में बनेगी और वही ऑब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। ओके, और वो कैसे दिखेंगे और कैसे ब्रेन आइडेंटिफाई करेगा वो मैंने आपको बताया। इमेज आइज़ में बनेगी, आइज़ में इमेज बनने के बाद आइज़ के पीछे एक ऐसी नर्व होगी जो नर्व उस पर्टिकुलर इमेज का मैसेज लेके हमारे ब्रेन तक के पास जाएगी और फिर ब्रेन उस इमेज को आइडेंटिफाई करेगा कि अभी अभी आपने एक फ्लावर को देखा या अभी अभी आपने किस ऑब्जेक्ट को देखा। राइट, सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लाइट इज़ वेरी नेसेसरी टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं विच इज़ नेम्ड एज लाइट। इसको इस टॉपिक से आगे बढ़ने से पहले आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल वन मोर पॉइंट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट टकरा रही है या गिर रही है या बाउंस होके किसी और डायरेक्शन में जा रही है तो ये प्रोसेस तो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरे दिन चलता ही रहता है। लेकिन अगर टकराने के बाद वो लाइट आपके आइज़ में नहीं गिर रही है या आपके आइज़ में एंटर नहीं हो रही है तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज आपके आइज़ में नहीं बनेगी और ये ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने ये चार्जर रखा, चार्जर के ऊपर लाइट गिरी, यहाँ से लाइट टकरा के आपकी आइज़ में एंटर हुई और आइज़ में एंटर होने के बाद इसकी इमेज बनी। लेकिन अगर इसी चार्जर को मैं आपके पीछे रख दूँ, ओके, से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने हटाने की जगह इस कवरेज एरिया के बाहर रख दिया या मैंने इसी चार्जर को आपके बैक साइड रख दिया या पीछे रख दिया, तो पीछे रखने के बावजूद भी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट्स गिर रही हैं और उससे टकराने के बाद रैंडम डायरेक्शंस में जा भी रही हैं। लेकिन क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आपके पीछे रखा है इसीलिए उस ऑब्जेक्ट से टकराई हुई लाइट आपकी आइज़ में एंटर हो ही नहीं पा रही है क्योंकि वो आपके पीछे है। और इसीलिए क्योंकि वो लाइट आपके आइज़ में एंटर नहीं हुई इसीलिए उस ऑब्जेक्ट की इमेज आपके आइज़ में नहीं बनेगी। राइट,
और वो ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा उसके ऊपर लाइट पड़ने के बावजूद भी, क्योंकि आपके आईज में लाइट एंटर नहीं हुई। सो ये बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है जो हर एक ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है, जिसकी वजह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। अब इस प्रोसेस का नाम है रिफ्लेक्शन। ओके, जो अभी मैंने आपको एक प्रोसेस बताया कि फॉलिंग ऑफ लाइट ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग और हिटिंग द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट द लाइट विल बाउंस बैक and travel in a different direction. This is reflection. Okay, so scientifically this process is called reflection. So इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि to see any object, to see any object we need the help of the process of reflection, right? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रिफ्लेक्शन प्रोसेस का होना ज़रूरी है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। नाउ द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़, डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि लाइट कैन ट्रैवल इन सॉलिड मीडियम ऑल्सो। आपने 3 स्टेट ऑफ मीडियम्स पढ़े होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 मीडियम्स हैं। ओके, so light can travel in solid medium also, light can travel in liquid medium also, and light can travel in gas medium also. So light is traveling in all the 3 mediums. लेकिन light cannot travel, say for example ये एक ग्लास है। ओके, लाइट यहाँ से आई, ग्लास के थ्रू आर पार हो जाएगी और एंटर हो जाएगी और ग्लास से बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब लाइट कैन ट्रैवल इन द सॉलिड मीडियम ऑल्सो। ये बीच में जो ग्लास मैंने लगाया है, मान लो ये आपकी विंडो है, सो विंडो से तो लाइट अंदर आती ही है, तो इसका मतलब लाइट कैन ट्रैवल इन द सॉलिड मीडियम, लाइट कैन ट्रैवल इन द वाटर ऑल्सो। अगर वाटर रखा हुआ है तो लाइट उसमें भी एंटर होती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है लेकिन उसमें ट्रैवल होती है। टेढ़ी मेढ़ी मतलब वेवी नहीं, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ही ट्रैवल करती है लाइट हमेशा। स्ट्रेट डायरेक्शन मतलब ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, लेकिन वेवी नहीं है। ओके, सो लाइट ट्रैवल्स ऑलवेज इन द स्ट्रेट डायरेक्शन। वो अपना डायरेक्शन बदल सकते हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन में ही बदलेंगे हमेशा। ओके, और अगर कोई गैस है तो वहाँ पे भी लाइट ट्रैवल हो सकती है, राइट? लेकिन लाइट कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम द ओपेक ऑब्जेक्ट्स। आपने 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूजेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब जो एकदम नीट एंड क्लीन ग्लास है जिसके आर पार लाइट चली जाएगी, ओके, ट्रैवल करके। दूसरा ट्रांसल्यूजेंट। ट्रांसल्यूजेंट मतलब जो ऑब्जेक्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर नहीं है लेकिन धुंधला धुंधला क्लीन है, वहाँ से पार्शियली लाइट ट्रैवल हो सकती है, पूरी नहीं जाएगी बट थोड़ी सी जाएगी। और जो ओपेक ऑब्जेक्ट हैं, जो पूरे ब्लॉक्ड हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर का डोर, आपके क्लासरूम का डोर जो लकड़ी से बना है, वुड से बना है, वो वुड से बनी हुई चीज़ें पूरी ओपेक हैं। सो ऐसे सॉलिड मटेरियल्स में लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती है क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, अब ये बताने के बाद मैं चलती हूँ द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट ट्रैवल करती हुई आई, कहीं से भी आई, मान लो ये बल्ब है, चलो बल्ब से आई, ट्यूबलाइट से आई, कहीं से भी आई, सन से आई। ओके, सो ये लाइट कहाँ से ट्रैवल करती हुई आई, कौन से मीडियम में? एयर, गैसियस मीडियम में या एयर मीडियम में। और आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, आफ्टर हिटिंग द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो लाइट यहाँ पे हिट करके बाउंस बैक होके अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी, लेकिन क्या मीडियम चेंज करेगी? नहीं। सो लाइट एयर से आई थी,
टकराने के बाद एयर में ही वापस चली गई, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ, अभी भी लाइट एयर मीडियम में ही है। ओके, सो दैट मीन्स लाइट ने सिर्फ अपना डायरेक्शन चेंज किया लेकिन अपना मीडियम चेंज नहीं किया। सो नाउ द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन इज, if a light travels from one medium and after hitting the surface it bounces back or travels back again in the same medium, then this process is called reflection. I will not repeat the definition. You can pause the video and check the definition again. So this process is called reflection. इसका मतलब रिफ्लेक्शन प्रोसेस में मीडियम चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि लाइट यहाँ पे एक सरफेस को हिट करके अपना एंगल चेंज करके उसी मीडियम में बट अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगेगी। ऐसे ही पूरे दिन में ऐसा बहुत सारा हो रहा है। लाइट इज़ फॉलिंग फ्रॉम वन डायरेक्शन एंड फ्रॉम वन मीडियम एंड बाउंसिंग बैक इन सेम मीडियम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसके ही जैसा एक और प्रोसेस है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। आप इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे अपनी बुक में, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा बहुत कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर प्रोसेस से, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने अभी आपको पीछे समझाया प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, अब मैं बता रही हूँ प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा ही माइन्यूट डिफरेंस है दोनों की स्पेलिंग में। रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा मीडियम है जो कि अलग मीडियम है, और जब लाइट इससे स्ट्राइक करेगी इस मीडियम से, तो लाइट बाउंस होके सेम मीडियम में वापस नहीं जाएगी, ये एक अलग मीडियम के अंदर लाइट एंटर हो जाएगी। से फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके क्लास की विंडो है विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। तो ग्लास एक सेपरेट मीडियम है, ग्लास के अंदर एयर नहीं है, ग्लास इज़ अ डिफरेंट मीडियम और उसके आजू बाजू एयर है। तो अगर लाइट यहाँ से आ रही है और इधर टकरा के वापस चली जाती है उसी मीडियम में, एयर से आई टकरा के वापस एयर में चली गई, तो ये प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। लाइट एक मीडियम से आई और क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट है तो लाइट थोड़ा सा अपना पाथ चेंज करेगी और उस पर्टिकुलर ग्लास में ट्रैवल कर जाएगी। इसका मतलब, और फिर वापस उस ग्लास से ट्रैवल करते ही जैसे ही ग्लास की बाउंड्री से बाहर निकलेगी, फिर से थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज करेगी और बाहर आ जाएगी। इसका मतलब ये जब लाइट यहाँ से आ रही थी तो हमारा मीडियम क्या था? एयर। और जैसे ही दूसरे मीडियम के बॉर्डर पे लाइट पहुँची और एंटर हुई तो यहाँ हमारा मीडियम क्या हो गया? ग्लास। यहाँ मीडियम चेंज हो गया। और जैसे ही ग्लास के बाउंड्री पे वापस लाइट पहुँची, फिर से मीडियम चेंज हो गया और अब हमारा मीडियम क्या हो गया? एयर। इसका मतलब अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर लेती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये बहुत ज़्यादा आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताया है, बिकॉज दिस इज़ लिटिल बिट रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। आपकी टेक्स्ट बुक में मोस्टली सारे फिनोमिना रिफ्लेक्शन प्रोसेस पे ही हैं। फिनोमिना मतलब प्रोसेस, ये मैंने दूसरी बार बताया है आपको। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा कि वाई वी आर स्टडिंग द चैप्टर लाइट, what is the importance of it, and how with the help of light we can see any object, and the process by which we can see the object, that process is reflection. And I also told the appropriate definition of reflection. Reflection के comparison में little bit I have explained you refraction. हाँ, बट एक चीज़ और, इस प्रोसेस में आप ये नहीं कह सकते कि मैम यहाँ पे भी तो लाइट सेम मीडियम में आई थी एयर और बाहर भी निकली वापस एयर में ही, तो ये भी तो सेम मीडियम ही हुआ। नहीं, तो इसको रिफ्लेक्शन कह सकते हैं? नहीं, इसको रिफ्लेक्शन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे मीडियम 2 बार चेंज हो गया है।
भले ही लाइट एयर से आई थी और एयर में ही निकली, बट बीच में 2 बार बाउंड्री पे मीडियम चेंज हो गया। एयर से ग्लास मीडियम, लाइट ग्लास के अंदर ट्रैवल हुई, फिर वापस से ग्लास से एयर मीडियम, सो लाइट वापस बाहर को ट्रैवल हुई। सो यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है, इसीलिए इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे। आई होप ये क्लियर है। कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये जो मैंने लाइट का डायरेक्शन चेंज किया है ये कैसे चेंज होता है। ये आप रिफ्लेक्शन में इजीली नहीं देख सकते हो, उसमें भी देख ही सकते हो लेकिन आपको इजीली विजुअल नहीं हो पाएगा, लेकिन आप रिफ्रैक्शन में कैसे लाइट का पाथ चेंज हो सकता है वो देख सकते हो। अगर आप एक ग्लास लेते हो, ग्लास में आप एक पेंसिल रखोगे तो पेंसिल आपको ग्लास के बॉर्डर पे टेढ़ी सी दिखेगी। अगर पेंसिल टेढ़ी दिख रही है तो इसका मतलब लाइट का डायरेक्शन वहाँ पे चेंज हो गया है। वो मैं आपको आई विल शो यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो टुडेज टॉपिक में मेन चीज़ है द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारी डेफिनेशन हो गई। अब रिफ्लेक्शन के हम लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब ऐसी चीज़ें अबाउट रिफ्लेक्शन, ऐसे फैक्ट्स अबाउट रिफ्लेक्शन जो कि कोई चेंज नहीं कर सकता, वो लॉ है। मतलब रिफ्लेक्शन प्रोसेस कुछ रूल्स फॉलो करता है, नॉन चेंजेबल रूल्स, जो कि फैक्ट है। ओके, सो आपके टेक्स्ट बुक में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। मैंने आपको ये बता दिया कि आपको चीज़ें कैसे दिखती हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। नाउ वी विल गो टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. Laws of reflection is on the second page. This is the law of reflection. But law of reflection पे जाने से पहले मुझे आपको हर एक चीज़ का साइंटिफिक नेम बताना पड़ेगा. ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बताने के लिए आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. से फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है या गिर रही है, कुछ भी ले लो. ओके, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है उस ऑब्जेक्ट का, उस सरफेस का नाम होता है, सरफेस मतलब उस परत का या उस डायरेक्शन वाली सरफेस का नाम होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, क्योंकि यहाँ यही वो सरफेस है जहाँ पे लाइट गिरेगी और यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, इसीलिए इस सरफेस का नाम है रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और उसके जो नीचे सरफेस होता है जिसका कोई काम अभी नहीं है उसको कहते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उसको ऐसे दिखाया जाता है साइंटिफिकली, ऐसे लाइंस ड्रॉ करके. तो ये लाइन ड्रॉ करने से हमें ये पता चल जाता है कि सरफेस के जो नीचे वाला एरिया है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ओके, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग. ओके, और जहाँ पे लाइट गिरेगी और जहाँ से रिफ्लेक्ट होके या टकरा के जाएगी सेम मीडियम में, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ओके, नाउ किसी भी लाइट सोर्स से, मैं यहाँ सन बना लूँ, बल्ब बना लूँ, व्हाटएवर, किसी भी लाइट सोर्स से फर्स्ट लाइट ट्रेवल होके ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, उस लाइट का डायरेक्शन हमेशा ड्रॉ करना ज़रूरी है कि लाइट कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है. ये लाइट सोर्स है जहाँ से लाइट आ रही है और वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है और इस ऑब्जेक्ट पे गिर रही है. तो हमेशा लाइट को एरो दिखा के डायरेक्शन दिखाना ज़रूरी है. अगर आप डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे सो इट विल डिडक्ट योर मार्क्स इन द एग्जाम इन दिस डायग्राम. आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक into the same medium, and now the direction of the light is this. Okay, so जो लाइट आ रही है और ऑब्जेक्ट पे गिर रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. ओके, आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो लाइट बाउंस होके या रिफ्लेक्ट होके दूसरे डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हुई है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड
रे। ये आपको याद रखना है सारे टर्मिनोलॉजीज। इस रे को क्या बोलते हैं, इस रे को क्या बोलते हैं, ये कौन सा सरफेस है, ये आपको याद रखना है एग्जाम में। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इसी डायग्राम के ऊपर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको समझाऊंगी। जिस पॉइंट पे लाइट हिट कर रही है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ इंसिडेंट रे गिर रही है या फॉल हो रही है। ओके, सो इस पॉइंट को कहते हैं, आई एम सॉरी बट मैं इसको यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके ना, जब हम क्योंकि लाइट में जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन प्रोसेस मतलब आपके चारों तरफ हर एक ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है और उसके सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट होके लाइट्स दूसरे दूसरे डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। ये जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस है ये पूरे दिन आपके आजू बाजू सराउंडिंग में चलता ही रहता है, राइट। बट ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है, आपको ये रिफ्लेक्शन प्रोसेस दिखता नहीं है क्योंकि आपको हर एक लाइट रेज दिखेंगी नहीं कि वो कहाँ से आई, कहाँ गिरी, कहाँ से टकराई, कहाँ गई, ये पूरे दिन आपको दिखेगी नहीं। लेकिन इस इमेजिनरी प्रोसेस को हम एक पेपर पे प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर द स्टडी पर्पस। ओके, सो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये वही इमेजिनरी प्रोसेस है जो आपके चारों डायरेक्शन में प्रैक्टिकली पॉसिबल है और हो भी रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। सो इस प्रोसेस की स्टडी करने के लिए हम बीच में एक स्ट्रेट रे बनाएंगे विच इज़ कॉल्ड नॉर्मल रे। रे आप सबको पता है क्या होती है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, इसलिए मैं उसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बट दिस लाइन इज़ कॉल्ड नॉर्मल रे। अब ये नॉर्मल रे इस पूरे रिफ्लेक्शन फिनोमिना में होता नहीं है। ये लाइन हमने इमेजिनरी ड्रॉ की है टू स्टडी अबाउट दिस एंगल। अभी नॉर्मल रे हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को नॉर्मल रे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। जैसे आपके मैथमेटिक्स में होता है ना एंगल बाइसेक्टर, ये एक एंगल है, ओके, ये रे है, उसको बाइसेक्ट करना है तो बाइसेक्ट, बाई मतलब टू, सेक्ट मतलब कट करना। सो मतलब ये एक ऐसी लाइन है जो इस पूरे बड़े वाले एंगल को टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। बाई मतलब टू, सेक्ट मतलब कट करना, टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है ये लाइन, इसीलिए इसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। तो एक एंगल बाइसेक्टर के जैसी ही एक नॉर्मल रे ड्रॉ होती है बीच में से और दो इक्वल एंगल्स बनते हैं। और कौन से इक्वल एंगल्स में ये डिवाइड किया नॉर्मल रे ने, जो एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा था। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रे एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल आई, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, इसको एंगल साइन के साथ स्मॉल आई के साथ ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप यहाँ कैपिटल आई लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये उसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। एंड द एंगल विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। That is represented in this way, sign of angle and small r. Here sign of angle and small I. So that means the angle of incidence is formed between incident ray and normal ray. An angle of reflection is formed between reflected ray and normal ray. And इन दोनों को ऐसे ही present किया जाता है। ये पूरा डायग्राम साइंटिफिक वे में ऐसे ही आपको याद कर लेना है और ये पूरा डायग्राम बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपके बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है लेकिन उल्टा दिया है। उल्टा का मतलब ये है कि अगर इसी को मैं पलट के ऐसे बना दूं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर आ जाएगा और ये वाला ऐसे बन जाएगा। तो दोनों ही डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। ओके, सो ये एक सरफेस है किसी ऑब्जेक्ट का,
इसके अपोजिट सरफेस में नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ लाइन ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे मार्किंग नहीं है आपके बुक में, लेकिन मैंने आपको मार्किंग बताई है तो आप वो एग्ज़ाम में करेंगे। और इसका जो ये सरफेस है जहाँ लाइट गिर रही है इंसिडेंट रे, वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। नाउ यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट आ रही है क्योंकि हमें डायरेक्शन से पता चल रहा है कि अगर इंसिडेंट रे इधर है तो लाइट यहाँ कहीं से आ रही है। ओके, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि इंसिडेंट रे इसी पॉइंट पे गिर रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन और आफ्टर हिटिंग द सरफेस, light is traveling into another direction and this is called reflected ray. The angle formed between the incident ray and the normal ray is called angle of incidence. Angle which is formed between the reflected ray and the normal ray is called angle of reflection. यहाँ एंगल का साइन आप लोगों को लगाना है। Understood? So this is the whole diagram of the process of reflection. अब इसी रिफ्लेक्शन प्रोसेस के डायग्राम के ऊपर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और हमारे पास 2 लॉज रिफ्लेक्शन के लॉज हैं। अब वो दोनों लॉज क्या हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी।